नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्ष। मैं हूं सुशील कुमार। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी की शब्द व्यवस्था को विस्तार से समझेंगे। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपके सामने है हिंदी की शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा। यानी शब्द किसे कहते हैं? यानी ध्वनियों का वह समूह जिसका कोई विशेष महत्व हो, शब्द कहलाता है। हिंदी की शब्द संपदा का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है, जैसे स्रोत या उत्पत्ति व्युत्पत्ति की दृष्टि से, निर्माण या गठन बनावट की दृष्टि से, प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से, परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता की दृष्टि से, या रूप या प्रयोग के आधार पर। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं स्रोत या उत्पत्ति व्युत्पत्ति की दृष्टि से। हिंदी की उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? तत्सम, तत्भव, देशज और विशेषज। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम वे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत से उसी रूप से लिए गए हैं जैसे वे संस्कृत में मिलते हैं, जैसे माता, जल, ताप, दान, अंग, अधिकार, उदार, सत्य, हान आदि। अब देखते हैं तद्भव। तद्भव शब्द क्या होते हैं? यानी तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत के समान नहीं हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में लिए गए हैं, जैसे अंधकार से अंधेरा, अग्नि से आग, अष्ट से 8 आदि। अब इसके बाद देखेंगे देशज शब्द क्या होते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश में हुई है देशज कहलाते हैं। देशज में लोक या अंचल की संस्कृत की महक महसूस की जा सकती है। यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश में हुई है, या ऐसी भाषा जिनकी उत्पत्ति देश में हुई है, जिनका जन्म स्थान देश है, भारत देश है, उसके जो भी शब्द हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? देशज शब्द कहलाएंगे। और देशज शब्द में लोक अंचल की संस्कृत की महक महसूस की जा सकती है। यानी इसमें लोक संस्कृत की कहीं ना कहीं झलक दिखाई देती है। भारत में जन्म लेने वाली सभी भाषाओं के शब्द देशज कहलाते हैं, जैसे द्रविड़ भाषाओं से उड़द, ओसारा, कच्चा, काका, कुप्पी, केतली, लोटा, झूठ, चूड़ी आदि। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने गठन से बने हैं, जैसे अंड बंड, ऊट पटांग, खटपट, गड़गड़, भोपू, भभक, चटक, चटपटा आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो अपने आप गठित हुए हैं। अब देखते हैं
विदेशज शब्द क्या होते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई लेकिन सांस्कृतिक आदान प्रदान से हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए। जैसे तुर्की शब्द क्या हैं, जैसे तुर्की से के जो शब्द हैं वो प्रयोग किए गए हिंदी में, स्वीकार किए गए, उसमें कौन से हैं? उर्दू, कैंची, चाकू, कुली, चेचक, नौकर, बेगम, लाश, तमगा, चम्मच, बहादुर आदि। ये जो शब्द हैं ये सारे किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है अरबी भाषा के शब्द। इसमें कौन कौन से हैं? औरत, आदमी, किताब, अक्ल, इज्जत, इनाम, तरक्की, जलेबी, तारीख, दवा आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो अरबी भाषा से लिए गए हैं। अगला है फारसी भाषा के शब्द। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैसे आबरू, खुराक, बुखार, जिंदगी, बर्फी, मलाई, मजदूर, मकान, हफ्ता, हजार आदि। ये जो शब्द हैं ये किससे लिए गए हैं? ये फारसी भाषा से लिए गए हैं। अगला है अंग्रेजी भाषा के शब्द। जैसे अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, पुलिस, पेंशन, पोस्ट कार्ड, ऑफिस, एजेंट, माचिस, गैस आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। और कुछ संकर शब्द होते हैं। संकर का मतलब होता है मिक्स, यानी जब दो भाषाओं के शब्द मिल करके कोई नया शब्द बनाते हैं तो उससे क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। जैसे देखो, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मिलाने से बन जाते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे थानेदार, ओटदाता। ओटदाता में क्या है? ओट अंग्रेजी है, दाता क्या है? हिंदी है। लाज शरम, मोटर गाड़ी आदि क्या हैं? ये संकर शब्द हैं। अगला है निर्माण या गठन की दृष्टि से। निर्माण या गठन के आधार पर इसके तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द। निर्माण या गठन के आधार पर तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? यानी ऐसे शब्द जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। जैसे हाथ, पेट आदि। ये ऐसे शब्द हैं अगर इनकी ध्वनियों को अलग किया जाए तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे पेट है तो पे को अलग कर दो, टा को अलग कर दो, पे से कोई अर्थ निकल रहा है या टा से कोई अर्थ निकल रहा है? तो यानी ऐसे शब्द जिनकी ध्वनियों को अगर अलग किया जाए तो उनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। आगे देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें यौगिक यानी कुछ योग या कुछ जोड़ा गया होगा। यानी कि ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय। इसमें पुस्तक भी रूढ़ है और आलय का मतलब होता है घर।
आलय भी क्या है, रूढ़ है। लेकिन इन दोनों को मिलाने से नया शब्द क्या बना, पुस्तकालय। तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। पुस्तकालय हो गया, हथगोला हो गया, जलज आदि। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे है योग रूढ़ शब्द, यानी ऐसे शब्द जो रचना की दृष्टि से यौगिक होते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो गया है। यानी रचना की दृष्टि से तो ये यौगिक होते हैं, लेकिन इनका किसी विशेष रूप में अर्थ रूढ़ हो गया है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़। यानी योग करने के बाद ये क्या हो गए, रूढ़ हो गए। जैसे पीला, पंकज। पंकज किसे कहते हैं, पंकज का मतलब किसे कहते हैं, पंकज कमल को कहते हैं। नीलकंठ आदि। अगला है प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से। प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से इसके 3 वर्ग हैं। कौन कौन से, सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द, अर्ध पारिभाषिक शब्द। ठीक है। अगला देखते हैं, रूप के प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार। इस आधार पर 2 भेद होते हैं। कौन कौन, विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, वाक्य प्रयोग में लिंग वचन काल के आधार पर रूप बदलता है। यानी ऐसे शब्द जिनका वाक्य प्रयोग में लिंग वचन काल के आधार पर रूप बदल जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ संज्ञाएं हैं। संज्ञा में क्या, जैसे लड़का, लड़की, लड़कियां इत्यादि। ठीक है। अगला जैसे सर्वनाम है कुछ, वाह, वे, वही। और क्या है, विशेषण में है काला, काले, काली इत्यादि। क्रिया है जैसे जाता, जाति, जाते। जैसे में जाता किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मेल के लिए, यानी पुरुष के लिए जाता प्रयोग किया जाता है, और स्त्री के लिए जाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जब एक से अधिक हो तो वहाँ पर यानी समूह के लिए जाते का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण है। यानी उपयोग के आधार पर ये क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और अविकारी शब्द क्या होते हैं, ये अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। यानी ऐसे शब्द जिनके किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें क्रिया विशेषण, जैसे धीरे हो गया, आजकल, यहाँ वहाँ, इधर उधर। ऐसे ऐसे शब्द हैं, इनको चाहे पुरुष के लिए यूज करो या स्त्री के लिए प्रयोग करो, सबके लिए एक ही जैसे रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। अगला क्या है, संबंध बोधक। संबंध बोधक में जैसे में, से, पर, से आगे आदि, ये भी क्या है, अभिकारी हैं, यानी ये भी बदलते नहीं हैं। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में कौन आते हैं, जैसे और, परंतु, या, इसलिए आदि। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या आएंगे, जैसे अरे, उफ, अल्लाह, राम राम आदि। ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियाँ। शब्द निर्माण की कौन कौन सी युक्तियाँ हैं, ये अब हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
शब्द निर्माण की युक्तियां जो हैं वो चार हैं। एक क्या है, उपसर्ग, उपसर्ग लगा करके शब्द बनाए जा सकते हैं। दूसरा प्रत्यय लगा के शब्द बनाए जा सकते हैं। तीसरा संधि के द्वारा, और चौथा समास के द्वारा। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पूर्व में जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे अति, अति का मतलब होता है अधिक, सय, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अतिशय। और ये उपसर्ग जो हैं इस संस्कृत में लगभग 22 उपसर्ग संस्कृत में, उर्दू, फारसी तथा हिंदी से आए हैं। ये उपसर्ग जो हैं 22 उपसर्ग संस्कृत से और हिंदी, फारसी तथा उर्दू से आए हैं। अगला क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय यानी जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कैसे बना शब्द पन है यहाँ, ठीक है, ड़ा नहीं होगा, यहाँ पर पन होगा। पन से बना शब्द लड़कपन, बचपन, इसमें जो पन है ये क्या है, प्रत्यय। और ये प्रत्यय क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं, कृदंतः, यानी ये क्या होते हैं, ये क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं, यानी कि जो क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं उन्हें कृदंतः कहते हैं। दूसरा क्या है, तद्धित। तद्धित ये क्रिया के अलावा संज्ञा विशेषण से जुड़ते हैं। अगला क्या है, संधि। उपसर्ग और प्रत्यय हो गया, अब अगला पढ़ना है संधि। संधि, ये संधि दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन, नंबर 1 स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है, जब दो स्वरों के संधि से होने वाली संधि को, यानी दो स्वरों के मिलने से या दो स्वरों के संधि से होने वाली संधि को संधि कहते हैं। संधि का मतलब क्या होता है, जुड़ना, जोड़ना, ठीक है। जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे स्वर के व्यंजन के साथ में व्यंजन या जब स्वर जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे जगत, जगत और जगत, जगत के साथ में क्या जोड़ दीजिए, जगत, जगत, और क्या हो जाएगा, जगत के साथ में क्या जोड़ सकते हैं, नाथ को जोड़ दें, ठीक है। जगत के साथ में अगर नाथ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, ता क्या है, ये व्यंजन है, और ये क्या है, ये भी व्यंजन है। ता और ना, ये क्या है, व्यंजन है। व्यंजन व्यंजन की संधि होकर के क्या बन जाएंगे, जगन्नाथ। क्या बन जाते हैं, जगन्नाथ। क्या बन जाता है, जगन्नाथ बन जाता है, ठीक है। जगत नाथ दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, जगन्नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। और अगला क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है, यानी विसर्ग के साथ स्वर या, यहाँ पर या होगा, या व्यंजन की संधि को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे क्या आएंगे इसमें, इसके अंदर दुख, ठीक है,
के अंदर क्या आएंगे, दुख और दुशासन। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे दुशासन, क्या हो गया, दुह, फिर हो जाएगा शासन, ये मिलकर के क्या हो जाएंगे, दुह प्लस शासन मिलकर क्या बनाएंगे, दुशासन। क्या बनाएंगे, दुशासन, दुशासन। ठीक है, क्या हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर स्वर संधि में देखें तो स्वर संधि में क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, क्या हो जाएगा, विद्या, विद्या प्लस आलय। तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्या जो है इसमें क्या हो रहा है, आ ओ प्लस आ मिलके क्या बना रहे हैं, क्या हो जा रहा है, विद्यालय हो जा रहा है ना, विद्यालय। ये आ और आ मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये आ बना रहे हैं। ठीक है, आ और आ मिलकर के क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। ठीक, तो विद्या धन आलय क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम समास। समास के आधार पर समास से नए शब्द की उत्पत्ति कैसे होती, नए शब्द कैसे बनते हैं। तो अगर समास के बारे में बात करें तो समास के कुल 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं, 6 भेद या 6 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसमें पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। इसमें पहला पद अव्यय या अपरिवर्तनीय होता है। अव्यय का मतलब क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है और वही प्रधान होता है। जैसे आजीवन यानी जीवन भर। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। ठीक है, या अर्थ क्या हो जाएगा, हर दिन। ठीक है, अगला देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और विभिन्न कारकों का लोप होकर समस्त पद बनाता है। जैसे राजपुत्र, पुत्र क्या है, प्रधान शब्द है और राज क्या है, एक गौड़ शब्द है। यानी कि राजपुत्र यानी राजा का पुत्र या राजा का बेटा। विद्यालय, विद्या का आलय यानी पढ़ने का स्थान। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होता है, जब दोनों पद समानाधिकरण होते हैं। जब दोनों पद समानाधिकरण होते हैं, जैसे नील कमल यानी नीला प्लस कमल। ठीक है, इसमें और क्या आ जाएंगे, जैसे चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख यानी चांद सरीखा चेहरा, चांद के जैसा मुखड़ा। अगला क्या है, काली मिर्च, काली है जो मिर्च क्या है, काली हो, उसे क्या कहेंगे, काली मिर्च। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है द्विगु समास, यानी इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे पंचवटी, पंचवटी का मतलब 5 वट यानी 5 वृक्षों का समूह। ठीक है, यानी 5 वटों का समूह क्या बोलेंगे, पंचवटी। अगला क्या है, और क्या है, नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह, नवग्रह। या त्रिलोक यानी 3 लोकों का समाहार, जैसे तीनों लोक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है द्वंद्व समास। 5वें नंबर का क्या है, द्वंद्व समास। इसमें क्या होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और का भाव आता है। ठीक है, यानी इसमें दोनों पद प्रधान होंगे और दोनों पदों के बीच में
और का भाव आता है, यानी उसके बीच में और को लगाया जा सकता है या और को लगाकर दोनों को अलग किया जा सकता है। जैसे माता पिता, इसमें इसको कैसे कह सकते हैं, माता और पिता, इसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे देखते हैं उदाहरण, जैसे माता पिता, माता और पिता यानी दोनों। सुख दुख, सुख और दुख। ओके, आगे देखते हैं आखिरी समास यानी छठे नंबर का बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि ये अप्रधान होते हैं, और बल्कि ये इनका अर्थ जो होता है किसी तीसरे पद के लिए प्रयुक्त होता है। यानी बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और इनका जो अर्थ होता है वह किसी तीसरे पद के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे चक्रपाणि, चक्रपाणि का मतलब होता है जिसके हाथ में पाणि है। पाणि का मतलब हो गया हाथ, चक्र का मतलब हो गया चक्र, यानी जिसके हाथ में चक्र है उसे क्या बोलेंगे, चक्रपाणि। ठीक है, और क्या हो जाएगा, लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। चक्रपाणि यानी जिसके हाथ में है चक्र, जैसे विष्णु भगवान। ठीक है, इस प्रकार के शब्द आते हैं। और ऐसे जो बहुब्रीहि समास होते हैं, बहुब्रीहि समास के शब्द जो होते हैं ये योग रूढ़ होते हैं। इसके और उदाहरण देखते हैं, जैसे दशानन, 10 प्लस आनन, यानी 10 हैं मुख जिसके, यानी 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। रावण के कितने मुंह थे, 10 मुंह। तो दशानन किसे कहते हैं, रावण को दशानन भी कहते हैं। नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिसका, कंठ किसका नीला है, इसको नीलकंठ कहते हैं, भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं। समास ये हो गए। अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है हिंदी व्याकरण का संक्षिप्त परिचय। अगला टॉपिक क्या है, हिंदी व्याकरण का संक्षिप्त परिचय। इसमें क्या है, 1658 ईस्वी में मिर्जा खां कृत ब्रजभाषा व्याकरण को हिंदी व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। यानी प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है, मिर्जा खां कृत ब्रजभाषा व्याकरण को। आगे क्या है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम व्याकरण 1715 ईस्वी के लगभग जोहानस जोशुआ केटलर ने लिखा। यानी खड़ी बोली हिंदी का पहला व्याकरण किसने लिखा था, तो 1715 ईस्वी के लगभग जोहानसन जोशुआ केटलर ने लिखा था। आगे ग्रियर्सन तथा सुनीत कुमार चटर्जी ने जॉन गिलक्राइस्ट कृत हिंदुस्तानी ग्रामर, जो कब लिखी गई थी, 1790 ईस्वी को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना है। यानी ग्रियर्सन और सुनीत कुमार चटर्जी ने इसको प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना है। तो गिलक्राइस्ट कृत हिंदुस्तानी ग्रामर जो कब प्रकाशित हुई, 1790 ईस्वी में। यह कैसा है, अंग्रेजी ढंग में लिखा हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ है। लेकिन भाषा इसकी कैसी है, अंग्रेजी है। लिखा किस में गया है, अंग्रेजी भाषा में लिखा पहला हिंदी व्याकरण है। आगे है हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने का पहला प्रयास
संभवतः अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किया। यानी हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने का पहला प्रयास अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किया। कामता प्रसाद गुरु ने को कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि की उपाधि से विभूषित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। आगे किशोरी दास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ है, जो भाषा विज्ञान से संवलित है, यानी कि पूर्णतया समृद्ध है। ठीक है, तो किशोरी दास वाजपेयी का जो हिंदी शब्दानुशासन है, ये हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला है किशोरी दास वाजपेयी कृत ब्रज भाषा का व्याकरण को अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण की संज्ञा दी है। ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख हिंदी व्याकरण ग्रंथ तथा उनके ग्रंथकारों की सूची दी हुई है। ग्रंथ कौन से हैं? ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, इसके लेखक कौन है? जॉन फर्ग्यूसन। अगला ग्रंथ क्या है? द ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, इसके लेखक कौन है? जॉन बार्थनिक गिलक्राइस्ट, यानी इसके लेखक कौन है? गिलक्राइस्ट हैं। द ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, इसमें जितने भी ग्रंथ दिए गए हैं वो सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये सारे आपको ध्यान रखना है। ये है द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक। ये भी किसका है? गिलक्राइस्ट का है। ये भी किसका है? गिलक्राइस्ट का ही है। ये भी ग्रंथ गिलक्राइस्ट का है। अगला ग्रंथ कौन सा है? आधुनिक हिंदी व्याकरण। आधुनिक हिंदी व्याकरण एक कब प्रकाशित हुआ? 1896 में। इसको किसने लिखा है? ग्रीव्ज ने लिखा है। अगला है हिंदी कवायद। हिंदी कवायद के लेखक कौन है? लल्लू लाल। हिंदी व्याकरण जो 1870 में प्रकाशित हुआ, इसके रचनाकार कौन है? ग्रंथकार कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला है हिंदी कौमुदी। हिंदी कौमुदी के ग्रंथकार हैं अंबिका प्रसाद वाजपेयी। फिर है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के ग्रंथकार हैं कामता प्रसाद गुरु। फिर है ब्रज भाषा का व्याकरण 1943 और हिंदी शब्दानुशासन 1957। इस दोनों के ग्रंथकार कौन हैं? किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी का एक ग्रंथ और है जो अभी पीछे पढ़ा था। क्या है? ब्रज भाषा का व्याकरण। ठीक है, जिसे अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। ठीक है, ब्रज भाषा का व्याकरण भी किशोरी दास वाजपेयी का है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है ब्रज भाषा का व्याकरण। ब्रज भाषा का व्याकरण ये एक धीरेन्द्र वर्मा का भी है। ये धीरेन्द्र वर्मा का भी है। ठीक है, चलिए
अब आगे चलते हैं। कुछ अन्य हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण ग्रंथ, जो कुछ अन्य ग्रंथ हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। इधर क्या है, ग्रंथ हैं, इधर ग्रंथकार हैं। चलिए देखते हैं। अच्छी हिंदी, अच्छी हिंदी के ग्रंथकार कौन है, रचनाकार हैं रामचंद्र। व्याकरण दर्पण के ग्रंथकार हैं शिवपूजन सहाय। व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना, इसके ग्रंथकार हरदेव बाहरी हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हरदेव बाहरी के बारे में पूछा जाता है, ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है। हिंदी भाषा का बृहद ऐतिहासिक व्याकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है, यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी लग रहा है, तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञानवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास की ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगी। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ जाइए और लगातार हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।